इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा आए दिन मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देते रहते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के ज्यादातर इंटरव्यू इस्लामी मौज़ूआत पर होते हैं, लेकिन वो इस्लामी मौज़ूआत के साथ साथ सियासी मामलात में भी अपनी राय का खुलकर इजहार करते हैं। कुछ दिन पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने एक यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया जो कि मुकम्मल तौर पर सियासी मामलात पर ही था। ये इंटरव्यू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का सियासी इंटरव्यूज में से सबसे हार्श इंटरव्यू है, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने इस इंटरव्यू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर बहुत ही सख्त अल्फाज में तनकीद की है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का कहना था कि इस वक्त अगर इमरान खान जेल से बाहर आ जाते हैं तो पाकिस्तान कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने इमरान खान की बेशुमार पॉलिसियों और उनके माजी के मामलात को भी डिस्कस किया। हत्ता के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने इमरान खान को झूठा भी साबित कर दिया। तो आइए सुनते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का ये इंटरव्यू। इमरान खान साहब की मोहब्बत में जिस लोग गिरफ्तार हैं, हर साल लाखों लोग 18 साल को क्रॉस कर रहे हैं। ये सारी की सारी ब्रीड तो खान साहब को एडलाइज करती है, क्योंकि इन्होंने तो 90s का जमाना नहीं देखा हुआ, वरना इनको पता होता कि उस वक्त कौन बी टीम थी, बाद में कौन बी टीम बना। तो ये वक्त जूझू गुजर रहा है। अगर खान साहब जिंदा रहे और वो जेल से बाहर आ गए तो फिर इस मुल्क में स्टेबिलिटी वाली कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी, सीधी सी बात है। और ये फौज को पता है, इसलिए वो अंदर है। तावक्त के उनकी को गारंटी दे, उनकी गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। हकीकत बात है, क्योंकि उनकी जिंदगी यूटर्न से इबारत है, वो किसी एक बात पे भी कायम नहीं रहते। इसीलिए हमें उनकी मजलूमियत तो नजर आती है। फौज की भी मजबूरी देखें, वो भी कहते हैं कि भाई इसको बाहर निकालें तो फिर आपको पता क्या करेगा, बाहर के मुल्क भेज दें तो क्या करेगा, ये अंदर बैठ के ये कुछ हो रहा है तो बाहर आके क्या करेगा। इसके लिए भाई फिर काबे की छत पे खड़ा होना पड़ेगा इमरान खान को भी, नवाज शरीफ को भी, और चीफ जस्टिस को भी, और आर्मी चीफ को भी, और पब्लिकली अपने गुनाहों की माफी मांगनी होगी कि किसने कहां क्या क्या गलत किया, और गारंटी देनी होगी कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर कोई आगे मामला चल सकता है। अदरवाइज तो मुझे तो नजर आ रहा है कि मामला कोई ज्यादा बेहतरी की तरफ इतनी आसानी से नहीं आएंगे। वो डिजिटल दहशतगर्दी की तरफ आए, वो यकीनन मुझे कहने में कोई आर नहीं है। वो डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो पीटीआई के जो ट्रोल्स जो कुछ कर रहे हैं, मैं उस चीज को वाकई दहशतगर्दी मैं भी समझता हूं। हमारे अक्सर स्टूडेंट यंग जनरेशन है और वो इनके हाथों गुमराह हो रहे हैं, अपना मुस्तकबिल बर्बाद करेंगे। एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकलना। हिटलर के लिए भी 2.5 करोड़ लोगों ने टैटू बनवाए थे, वो भी इसी तरीके से हाथ उठा के लेता था। एंड रिजल्ट क्या निकला? आज जर्मनी शर्मिंदा हिटलर का नाम लेने से। अल्लाह ना करे कि खान साहब का मुस्तकबिल ये हो। जेल में गए हैं, मेरी कभी मुलाकात भी, मैं उनके कहूंगा खुदा के लिए आप अपनी जिंदगी में अपने फितने को खत्म करके जाए। ये अब लोग मजलूम बने हुए हैं, ये जालिम थे। ये इनका हाल वही हुआ है जो किसी जमाने में हॉलोकास्ट के वक्त में यहूदी मजलूम थे ना, खुदा गंजे को नाखून ना दे। आज उन्हें नाखून मिले हैं ना, अब उन्होंने उस जगह पे फलस्तीनी मुसलमानों को पहुंचा दिया है और हिटलर की जगह पे इसराइल खुद आके बैठ गया। यही होता है, ठीक। तो इनके साथ भी ये होना था। हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये गलत हो रहा है। मैंने हकीकत टीवी को उस वक्त इंटरव्यू दिया था कि जो कुछ कर रही है ना इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट, कल को आप भी विक्टिम बन सकते हैं। पॉलिटिक्स से इनका लुच फ्राई करना खत्म करवाएं। मैं उसको भी करता था। आज तो मैं हक जानू, मेरे अलावा कोई इनमें से ये दावा नहीं कर सकता कि हम बड़े नजरियाती हो गए। नजरियाती तो हम है शुरू से। मैं तो 2014 के धरनों के भी खिलाफ था, हालांकि 2013 में मैंने पीडीए को वोट डाली थी। नजरियाती किसको कहते हैं? रिसेंटली आईएसपीआर का एक इलामिया जारी हुआ और उन्होंने पहली दफा डिजिटल दहशतगर्दी का वर्ड यूज किया, विच इज वेरी आईएसएस के लिए मेरे ख्याल से ब्रिटेन उसको यूज करता था। अब उसमें ज़ाहिर उनका तो आई थिंक पीटीआई और जरा पॉलिटिकल साइड पे था, बट अगर आप रिलीजियस साइड पे भी देखें तो आपके भी जो स्टूडेंट्स हैं और दूसरी उस साइड के स्टूडेंट्स हैं, मतलब जितनी भी साइड्स डिजिटल पे काम कर रही हैं, आई फील लाइक कि वहाँ ऐसे बच्चे पैदा कर रहे हैं जो बहुत ही सख्त मिजाज होते जा रहे हैं कि जी मेरा मुर्शिद तो मेरे इंजीनियर साहब या मेरे साहिल भाई या मेरे राजा कैसे साहब, हम पीटीआई को कहते थे। अब मैं तो इस तरह भी इसको देखता हूँ कि आईएसपीआर ने अपने टाइम के अंदर जो है वो जब डिजिटल के ऊपर लोगों को लाना शुरू किया तो वो डिजिटल पैट्रियट्स थे, बट वो तालिबान सॉफ्ट तालिबान की शक्ल थी। और सेम चीज़ जो है वो इन डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी हम कर रहे हैं। तो जो आने वाली आगे नस्ल है, आपको नहीं लगता कि उसको बड़ा मुतनफ़र और एक उनमें बुग़्ज़ और एक उनके अंदर बचपन से एक तशद्दुद जो है उनके दिलों में आ रहा है? मैं बिल्कुल 100% आपके साथ एग्री करता हूँ। और साथ ही मैं कहूंगा कि अल्लाह का शुक्र है कि ये प्लेटफॉर्म और इससे रिलेटेड लोग इससे आज़ाद हैं। उन्होंने ये काम कभी भी नहीं किया। मैं इसका सबूत देता हूं। आपने इस प्लेनेट अर्थ पे मेरे वो स्टूडेंट प्रोड्यूस करने हैं जो ये कहते हो कि जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं और जिन फिरकों के ये लोग फ्रंट मैन है, हमारा कोई स्टूडेंट कहता हो कि इनके पीछे नमाज नहीं पढ़नी, इनकी बात नहीं सुननी, ये गुमराह है। हमारे स्टूडेंट हमेशा ये कहेंगे कि सारों की बात सुननी है। शैतान भी अगर अच्छी बात करता है वो ले लेनी है। ये मेरी तरबियत, मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। हमारे तमाम स्टूडेंट्स इनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, चंदेन को देते हैं, सारे फिरकों को, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया। ना हमने कोई मस्जिद बनाई, ना कोई चंदा बुक, ना कोई मदरसा। हम इसी सिस्टम के हिस्सेदार हैं जो इन्होंने बनाया है और हम इन्हें सपोर्ट करते हैं, सिर्फ इनसे इल्मी इख्तिलाफ करते हैं। ये क्या करते हैं? ये कहते हैं कि ये यहूद सारा का एजेंट है, इसे एजेंसियों ने लॉन्च किया है, एजेंसियां इसे फंडिंग करती हैं। मुझे अगर एजेंसियां फंडिंग करती होती तो मेरे भाई, जब एक पॉलिटिकल जमात जो आजकल जेर ताब है एस्टैब्लिशमेंट के, ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो अपने मुखालफिन के साथ कर रही थी 2016, 17, 18 में, पीटीआई के बात। जी बिल्कुल। अगर आपकी तो जाते तो मुझे नाम लेने में मुझे आपको पीटीआई ने जो उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर बदमाशी की, जो आज मिर्जा शहजाद अकबर ने हमारे दोस्त वड़ाई साहब को इंटरव्यू में कहा है कि शायद खाकान अब्बासी
मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल पे हमने झूठे केसेस बनाए थे, ठीक है, मान गए ना। और राणा सनाउल्लाह के साथ जो केस हुआ था वो तो उसी वक्त ही मान गए थे कि सारा जाली हो रहा है। ये अब लोग मजलूम बने हुए हैं, ये जालिम थे। ये इनका हाल वही हुआ है जो किसी जमाने में हॉलोकास्ट के वक्त में यहूदी मजलूम थे ना, खुदा गंजे को नाखून ना दे, आज उन्हें नाखून मिले हैं ना, अब उन्होंने उस जगह पे फलस्तीनी मुसलमानों को पहुंचा दिया है और हिटलर की जगह पे इसराइल खुद आके बैठ गया। यही होता है, ठीक। तो इनके साथ भी ये होना था। हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये गलत हो रहा है। मैंने हकीकत टीवी को उस वक्त इंटरव्यू दिया था कि जो कुछ कर रही है ना इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट, कल को आप भी विक्टिम बन सकते हैं। पॉलिटिक्स से इनका लुच फ्राई करना खत्म करवाएं। मैं उस वक्त भी करता था, आज तो मैं हक जानूं, मेरे अलावा कोई इनमें से ये दावा नहीं कर सकता कि हम बड़े नजरियाती हो गए। नजरियाती तो हम हैं शुरू से। मैं तो 2014 के धरनों के भी खिलाफ था, हालांकि 2013 में मैंने पीटीआई को वोट डाली थी। नजरियाती इसको कहते हैं। मैं उन धरनों की वजह से, कंटेनर की वजह से खान साहब के मुखालिफ हुआ था कि आप इनकी गोद में ना बैठे। हम समझते थे खान साहब एक नजरियाती लीडर है, लेकिन वो गोद में बैठे और आज वो अंदर है। और मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, मुझे नहीं लगता कि अब वो इस एतबार से कोई पॉलिटिकल कदकाठ हासिल कर सकेंगे बाहर निकल के। मुझे नहीं नजर आ रहा। मेरे मुंह में खाक। मेरी ख्वाहिश है कि अगर उन्हें जेल में रह के कुछ सीखा है अपनी गलतियों से, वो बाहर निकल के अपने मुखालफिन से माफी मांगेंगे। नेल्सन मंडेला की बात करते हैं तो उसने 27 साल बाद सबको माफ किया था, लेकिन नेल्सन मंडेला की जो फयाजी थी या माफ करने की रविश, उसका 1% भी पाकिस्तान में ना इमरान खान को नसीब है, ना नवाज शरीफ को नसीब है, ना जरदारी साहब को। ये सिर्फ नाम ले सकते हैं। हकीकतन ये बहुत बुक्स पाले हुए होते हैं अपने दिलों के अंदर एक दूसरे के बारे में। तो वो डिजिटल दहशतगर्दी की तरफ आए। वो यकीनन, मुझे कहने में कोई आर नहीं है, वो डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो पीटीआई कि जो ट्रोल्स जो कुछ कर रहे हैं, मैं उस चीज को वाकई दहशतगर्दी मैं भी समझता हूं। ये कोई तरीका नहीं। बहुत सख्त जी, मैं दहशतगर्द, देखे ना दहशतगर्दी क्या है। आप मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि टीटीपी जो असला उठा के 8-10 बंदों को कत्ल कर दे, ये पाकिस्तानी नेशन का कत्ल है, या एक जमात मुनज्जम तरीके से पूरे इदारे को इतना रगड़ा लगाए कि यूके में मेरे भाई 2 वहां रहते हैं, मेरे दोस्त वहां से होके आए हैं, ये जो कुछ वो कैंपेन चला रहे हैं फौज के खिलाफ, उस फौज के खिलाफ जिसके ये बगल बचे रहे हैं, मुझे उस फौज के साथ कभी कोई हमदर्दी नहीं रही है पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तबाही की वजह यह है जो इन्होंने सियासत में लुच तला है। मैं उस वक्त से कह रहा हूं जब ये गोद में बैठे हुए थे। मुझे कोई ये नहीं सिखा सकता कि मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट हूं, मैं हमेशा से हूं। लेकिन ये जो कुछ फौज के साथ कर रहे हैं, ये नजरियाती कत्ल कर रहे हैं पाकिस्तान का। टीटीपी वाले 1000 बंदे मार देंगे, लेकिन अगर मेरे हजारों बच्चे फौज के एज ए इदारा खिलाफ हो जाते हैं, ये मेरा नजरियाती कत्ल है और मैं इसे दहशतगर्दी समझता हूं। इन्होंने तो अभी ये ट्वीट किया ना, मैं इससे पहले समझता हूं कि नजरियाती दहशतगर्दी है अगर पाकिस्तान की फौज के हवाले से एज ए इदारा ये काम किया जाए। और ये एज ए इदारा हो रहा है। मैं आपको हमारे लाइव सेशन में मेरे स्टूडेंट्स आके कह रहे हैं कि जी वालिद साहब ने जो है वो करवाया था भर्ती इसमें कैडेट कॉलेज में, मेरे अपने बच्चे का क्लास फेलो है, कैडेट कॉलेज छोड़ के आ गया एक इस लीडर की मोहब्बत में कि जिसका पता नहीं क्या माजी है, मुस्तकबिल उसका क्या होना है। ये जो नफरत है ना, इस लेवल पे नफरत नहीं जानी चाहिए। पीएमएलएन ने भी तो यही किया। मियां साहब की गुजरात वाली तकरीर बात ये हो रही है, अगर आपने यही बात करनी है ना, तो फिर मेरे भाई ये टॉपिक हमने डिस्कस ही नहीं करना। उसकी वजह यह है कि तुम लोगों ने दावा ये किया था कि हमने ये एक बंदा ऐसा लॉन्च किया है जो बड़ा परहेजगार है। अब मुझे मिसालें, मुझे तो मूसा कह के लॉन्च करवाया था, मुझे फिरौन की मिसालें दे रहे हैं। ठीक है, कल तक ये कहते थे ये चोर हैं, वो चोर हैं, इनकी बात ना करें, हमने नया बंदा लेके आए। अगर नए बंदे ने भी कहना है कि मैं छोटा चोर हूं, ये मुझसे बड़े चोर हैं, तो भाई तू भी निकल। हम नहीं तुझे एक्सेप्ट करते। तुझे एक्सेप्ट इसलिए किया था कि तूने दावा ये किया था कि मैं वो कुछ नहीं हूं, लेकिन तू हर बात पे झूठा निकला। ठीक है, हर वो बात जो तुमने क्लेम की वो तुम झूठे निकले, सिवाय एक चीज के कि मुल्क छोड़ के नहीं जाओगे। वल्लाह आलम कि तुम्हें ऑफर नहीं की जा रही या तुम जेन्युइनली नहीं छोड़ के जा रहे, ये तो हमें नहीं पता। हम उसने जान रखते हैं कि जनरली छोड़ के नहीं जा रहे, वरना तुम किसी बात पे कायम नहीं रहे। ये पीटीआई वालों का सबसे बड़ा मर्ज है। जैसे ही हम उनको गलतियां गिनवाना शुरू करते हैं, कहते हैं नवाज शरीफ भी ऐसा था। तो भाई अगर वो ऐसा था और उसका ही छोटा भाई लॉन्च करना था, तो हमें क्यों ख्वाब दिखाए थे? हमें किस चीज के ख्वाब दिखाए थे तुम लोगों ने? तुम तो वही कुछ निकले। ठीक है, फिर ये धोखा दे ही छोड़ते हैं। ये चीज है। तो मैं इसे दहशतगर्दी समझता हूं इस हवाले से। बिल्कुल, नजरियाती दहशतगर्दी मेरे नजदीक बंदा कत्ल करने से बड़ी है। क्यों? कुरान कह रहा है कि फितना कत्ल से बड़ा है। ये कुरान का ये फितना है, ये जो कुछ कर रहे हैं ये फितना है। और मैं ये बिल्कुल, और ये खुद मान चुके हैं। अब देखें, मुझे शेर अफजल मरवत को मैंने कहा था कि बैरिस्टर गौर के साथ बैठ के उन्होंने कहा कि आदिल राजा जो कुछ कर रहा है ये गलत है। ये मैंने उसको कहा था, गन पॉइंट पे खिलवाया। यही बातें हम भी पहले कर रहे थे। आदिल राजा ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि इस एस्टैब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है, जो खुद गन पॉइंट पे मीडिया पे लॉन्च हुआ था खान को बुत बनाने के लिए, और वो फिर फौज के खिलाफ होकर खान के साथ हो गया, जो खुद एस्टैब्लिशमेंट का बगल बच्चा, उनकी तनख्वाहों पे पलने वाला। मेरी तो नौकरी एस्टैब्लिशमेंट ने 2017 में फारिग की है। मैं तो उनका डसा हूं। मैंने उस वक्त इमरान खान वजीर आजम जब 2018 में बना, मैंने उसे भी खत लिखा। मैंने एक एक बंदे को अप्रोच किया कि मेरे साथ ये जुल्म कर रहे हैं। मैं कोर्ट में गया। ये आज जो अतर मिनल्ला इतना नजरियाती बना ना, इसके पास ही मेरा केस लगा था। उस वक्त ये एस्टैब्लिशमेंट का बगल बच्चा होता था, आज बड़ा नजरियाती बना हुआ है। मुझे इन सब का माजी पता है। ये सब लोग उस वक्त अगर शौकत सिद्दीकी के साथ खड़े होते ना, मुझे इनके खिलाफ के ऊपर मैं मानता। ठीक है, बाबर सत्तार की सिर्फ मैं इज्जत करता हूं, मैं जियो पे उसको भी देखता था, लेकिन उनका हाल यह है कि सबसे ज्यादा पीटीआई मुखालिफ थी उन्हें जज बनाने में। तो मुझे बताएं अल्लाह के बंदो, कोई एक खामी बताओ नून लीग पीपल्स पार्टी की जो उससे ज्यादा वर्स्ट फॉर्म में इस जमात में ना आई हो, इनके बड़ों में ना आई हो। मैं इसको साबित कर सकता हूं, लेकिन हमारा ये प्लेटफॉर्म पॉलिटिकल नहीं है, इस वजह से मैं उस लेवल पे नहीं उतरता। ये भी मुझे इसलिए उतरना पड़ता है कि हमारे अक्सर स्टूडेंट यंग जनरेशन है और वो इनके हाथों को बना रहे हैं, अपना मुस्तकबिल बर्बाद करेंगे। एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकलना। हिटलर के लिए भी 2.5 करोड़ लोगों ने टैटू बनवाए थे, वो भी इसी तरीके से हाथ उठा के लेता था। एंड रिजल्ट क्या निकला है? आज जर्मनी शर्मिंदा हिटलर का नाम लेने से। अल्लाह ना करे कि खान साहब का मुस्तकबिल ये हो।
जेल में गए हैं, मेरी कभी मुलाकात भी, मैं उनके कहूंगा खुदा के लिए आप अपनी जिंदगी में अपने फितने को खत्म करके जाए, जो आपने गलत चीजें की उनसे माफी मांगे और अपनी नौजवान नस्ल को, इसलिए देखें 4 टुकड़े तो हो चुके हैं जमात में, और भी टुकड़े होंगे, तो इसी वजह से हो रहे हैं कि ये कोई एक वो है ही चीज। तो आदिल राजा के बारे में शेर अफजल मरवत ने कहा कि ये गुमराह कर रहा है, वो आज तक गुमराह कर रहा है, इनकी मीटिंगों में भी वो ऑनलाइन आए होते हैं, सब कुछ हम देख रहे होते हैं, एक टिकट में 3-3 4-4 मजे कर रहे हैं, कोई इनका कोई क्राइटेरिया नहीं कुछ। ये मैं इसलिए बात करूं कि मैं रिलीजियस बंदा हूं, मैं मौलवियों को भी आड़े हाथों लेता हूं इनकी मुनाफिकत की वजह से, पॉलिटिकल जमातों को भी। अब जब ये सारी मैं बातें करूंगा, ये कहेंगे जरदारी भी ये करता है, नवाशी भी करता है, यार ये टॉपिक ही नहीं है। ये इसी तरीके से है कि बेटा तू क्यों फेल हुआ, अब्बा जी आपके दोस्त का बेटा भी फेल हो गया, तेरी फूफी भी नाच की थी, और भाई मेरी सारी फूफियां भी नाच जान, तो फूफे ने जो किया है बड़ी सख्त ज्यादती की थी। दोबारा से अभी अज़्म इस्तेकाम हो रहा है, हम लोग देखते हैं कि हर कुछ अरसे बाद हमें ये चीज़ नजर आती है। ओवरऑल आप इसको किस तरह देखते हैं कि ये कोई किस तरह इसको फिक्स किया जा सकता है कि ज़ाहिर है ये इमर्ज होती है फिर खत्म हो जाती है, इसमें रिलीजियस स्कॉलर्स का क्या किरदार है? ठीक है, जो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं वो तो एक अलग है, बट कहीं ना कहीं वो भी कनेक्शन है। हम वो खवारिज जिनको कहते रहे कि ये तो इंडिया की सपोर्ट है, बट तालिबान भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर उनका है, बट ऑपरेशन ये जो भी होने जा रहा है या बातें हो रही हैं, इस पूरी चीज़ को आप कैसे देखते हैं? वो ऑपरेशन तो मुझे लग रहा है कि शायद पीटीए के खिलाफ ही हो रहा है, और बीच में टीटीपी और बाकी लोग भी आ जाएंगे, मुझे तो ये नजर आ रहा है। अच्छा, अब रहा मसला कि ये बार बार हमें कभी ज़रबे अज़्म, कभी रद्दुल फसाद, कभी अज़्म इस्तेहकाम, तो ये तो हमारी मजबूरी है। हम कम्बल को छोड़ना चाहते हैं, कम्बल हमें नहीं छोड़ रहा। हमने जो इतनी गलतियां की हैं, इतनी जल्दी तो जान नहीं छोड़ेगी, सीधी सी बात है। इसके लिए आपको काउंटर नैरेटिव लॉन्च करना पड़ेगा। जो ये हमें पढ़ाते होते हैं ना, पाकिस्तान की नजरियाती हुदूद की हिफाजत हम कर रहे हैं, नजरियाती हुदूद की हिफाजत कोई नहीं हो रही है, जोग्राफिया की हिफाजत हो रही है। अभी तक कोई सीरियस कोशिश नहीं हुई है। मुझे बताएं वो तमाम उलमा जो इन चीजों में बोलते थे, एक एक करके खुद कुछ हमलों में शहीद कर दिए गए। एक बंदा बचा था, गांधी साहब, वो बेचारे पूरी जिंदगी मलेशिया गुजारी और अब वो बैठे हुए हैं अमेरिका के अंदर। तो नजरियाती हुदूद की हिफाजत गांधी साहब ने करनी है, आर्मी चीफ नहीं कर सकता। ये जो आप इस तरह की चीजें लॉन्च कर रही हैं, नजरियाती हुदूद की हिफाजत नहीं कर सकते, जोग्राफियाई हुदूद की हिफाजत कर सकते हैं। इसके लिए वो उलमा, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, डिसेंट उनकी इस एतबार से अप्रोच है, और वो इस किस्म की एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज जो मजहबी तंजीमें कर रही हैं वो उसे बिल्कुल एलानिया कंडेम करते हैं। पूरी दुनिया में जितना इस तरह का मामला हो रहा है, अभी तो मैंने उनका कल एक इंटरव्यू देखा है इंग्लिश में, उन्होंने 5 मिनट का एक क्लिप रिकॉर्ड कराया, उसमें उन्होंने क्लियर कट करा कि दुनिया में जिस किस्म की भी हुकूमतें हैं मुसलमानों की, उनका साथ दें और आप पॉलिटिकल स्ट्रगल करें। ये जत्थे बना के इस तरह चढ़ दौड़ना, इसकी वजह से तकी उस्मानी साहब की अपनी लाइफ भी वनरेबल हुई है, उन पर भी अटैक हुए हैं उन लोगों की तरफ से। तो अगर इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज को इनको फ्रंट पे लाके इनके जरिए काउंटर नैरेटिव लॉन्च किया जाए और फिर लोगों को समझाया जाए, फिर ये मामला। लेकिन वो हुआ है, बट वो फेल होता रहा है। नहीं, कोई नहीं हुआ। आप किस तरह कहते हैं, मुझे बताएं। 2010 के बाद काफी ज्यादा मतलब सरकार इस तरह नहीं है कि आपने एक आध कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी, वो भी यार मुझे बताएं, जब ये श्रीलंकन को कत्ल किया गया था, एक तारिक जमीर साहब आए सामने, उस वक्त जितनी मजहबी तंजीमें थी, टीएलपी के किसी बड़े बंदे का कोई बयान ये दिलवा सके? कौन लोग थे वो? टीएलपी के मोटिवेटेड लोग थे, अगरचे वो समझते थे कि गलत हुआ है, लेकिन उसे बयान नहीं दिलवा सके। जो हम भी कोशिश करते हैं कि फलां मुल्क हमारे हक में बयान दे दे और हम नहीं दिलवा सकते, या फलां के खिलाफ दे, ये इन लोगों से नहीं दिलवा सकते। मैं हमेशा हर दफा कहता हूं कि तो इन्हें मजहब के मामले में जब कोई मसला उठे और आपको पता चल गया तो आप इनसे बयान दिलवाएं। ये जड़ा वाला जो वाकया हुआ, दर्जनों चर्च चले, कितना नुकसान हुआ, फिर सगोदा में, सवात में, इसके बाद क्या हमारी एस्टैब्लिशमेंट का काम नहीं था कि साद रिजवी को बिठाते और कहते कि तू बोल? अगर ये नहीं करवा सके तो आप चाहे ज़रबे अज़्म कर लें, रद्दुल फसाद कर लें, या आप जोग्राफियाई हुदूद की हिफाजत करेंगे, नजरियाती हुदूद की हिफाजत नहीं होगी जब तक इनके बड़े आके कंडेम नहीं करेंगे, जिनकी पब्लिक में से है। ये मम्मी डैडी किस्म के मौलवियों के जरिए बयान दिलवाना, मुझे बताया तारिक शरीफ के बयान की क्या अहमियत है? हर कोई मामला होता है, खान साहब का मसला हो, उनकी गवर्नमेंट हो, वो खान साहब का स्पोक्समैन होता है, शहबाज शरीफ साहब आ जाए, उनका स्पोक्समैन होता है। तो ये तो इस तरह के जो बंदे हैं ना जो आपने लॉन्च किए हुए हैं, आपसे मुराद जिनका आप जिक्र कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट का, तो ये नजरियाती हुदूद की हिफाजत नहीं कर सकते। इनकी कोई वर्थ ही नहीं है भाई, वर्थ है मुफ्ती मुनीब की, वर्थ है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की। और ये डायलॉग हो, पब्लिकली आके करें और इनको पाबंदी की जाए कि जो बातें आप यहां पे कर रहे हो अपने जुमे के खुतबों में भी यही बातें करनी है। इस तरह कोई नहीं होता, सीधी सी बात है। कोई अभी मैं समझता नहीं हूं कि नजरियाती हुदूद की हिफाजत के लिए कोई हुआ है। रहा मेरा मसला, मैं अपनी कैपेसिटी में कर रहा हूं। जिस तरह सेकुलर जो है ना, उनकी मजबूरी है, वो हमारे दोस्त उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि सेकुलर्स का खुदा जो है वो ट्रुथ है, मेजॉरिटी का। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, आसमा जहांगीर, कि तालिबान उनके कुफर के फतवे जारी कर रहे हैं, और जब तालिबान को कोई वकील नहीं मिलता वो कहती है मैं फ्री लड़ूंगी, सच्चाई के लिए खड़ी हुई ना। ठीक है, आसमा जहांगीर जैसे मर्दों की हमें जरूरत है, औरतों की भी जरूरत है। एक आसमा जहांगीर आप 70 सालों में सिर्फ पैदा कर सकें, ये एक दाढ़ी पगड़ी वाला बंदा कह रहा है। कितने लोग हैं जो सच्चाई के लिए खड़े होते हैं, कोई दिलेरी दिखाने के लिए खड़ा नहीं होता। आसमा जहांगीर को सबसे ज्यादा तकलीफें किसे उठानी पड़ी? मजहबी तबके से, एस्टैब्लिशमेंट से। फिर आप ये कहते हैं कि ये लोग आपकी खिदमत करें और आज आपका किबला दुरुस्त हुआ है, तो आसमा जहांगीर या उनकी लेगेसी जो लेके चल रहे हैं वो फौज के आग में खड़े हो जाए। उन्हें तो खतरा है कल को आपका किबला बदला तो सबसे पहले इनको आप शहीद होते हुए देखेंगे। तो इसलिए आपने तय करना है। वैसे मैं आपको अभी बताऊं, इस वक्त फौज भरी पड़ी हुई है, उन्होंने वाकई रिलीजियसली ये तय कर लिया है कि अब पाकिस्तान इस तरह नहीं चलेगा। उसकी वजह एफएटीएफ, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स का चेंज होना, ये भी गोरों को क्रेडिट जाता है, इनको नहीं जाता, गोरों को जाता है कि उन्होंने इन्हें सिखाया कि बंदे के पुत्र बनो, दुनिया में इस तरह नहीं आप रह सकते, वरना हम ये कर देंगे। अगर तुमने ये 25 करोड़ का जो एटम बम रखा हुआ है ना इधर आबादी का, इनको साथ लेके चलना है ना, भूखे नहीं मारना, तो भाई फिर हमारी बात भी मानो। और वो ठीक कह रहे हैं। एफएटीएफ ना होता ना, मैं देखता ये रद्दुल फसाद ज़रबे अज़्म कहां से आता, ये हमने नहीं लर्न किया। और जो लोग हमें सिखाते थे ना 2001-2 में, कौन? जावेद गांधी साहब, नजम सेठी साहब, हामिद मीर साहब,
ये उस वक्त इनको कहते थे ये गद्दार वतन है, ये बांग्लादेश के एजेंट है। आज उन्हीं लोगों का नैरेटिव लिया हुआ है। वही बात है कि डॉन लीग पहले प्राइम मिनिस्टर को फारिग करवाते हैं, बाद में डॉन लीग कहते हैं ये सबसे बेस्ट पॉलिसी है कि हमें इंडिया के साथ दोस्ती करनी है। तो यार आप लोग मुखलिस नहीं। गांधी साहब हमारे उस्ताद हैं, हमें उनसे अकायद में इख्तिलाफ है, लेकिन उनकी एक बात बहुत अच्छी है कि अगर हमने इखलास के साथ कोई भी सिस्टम यहां पे नाफिज कर दिया होता, इस्लामिक नॉन इस्लामिक या जो भी दुनिया में, इखलास के साथ उसके प्रिंसिपल को फॉलो करते ना, तो आज हमारी हालत ना होती। जो भी है वो तय कर लें, लेकिन उसको फिर रिलीजियसली फॉलो करें, कोई भी सिस्टम हो। ये मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट बात कर रहा हूं। आइडियली तो जो मेरी थॉट्स है, मैं एक रिलीजियस बंदा हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर किसी ने जो इस वक्त प्रेजेंट सिस्टम है इसको भी ईमानदारी से चलाया और इसका एंड रिजल्ट सही निकला। अब मुझे बताएं 2017 में हंसता बसता मुल्क था, दो बंदों ने डिसाइड किया, चलते टायर में डंडा दे दिया, ठीक है, 5 रुपए की रोटी थी उस वक्त की। आप डॉलर की कीमत देखें, हंसता बसता मुल्क इन्होंने अदबिये के साथ मिलकर एस्टैब्लिशमेंट ने उजाड़ दिया। अब इसकी रेमेडी कई डिकेड्स तक नहीं होनी, ठीक है। फिर आरटीएस हुआ, अब फॉर्म 45 तो सबको नजर आ रहा है, आरटीएस किसी को नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अब वो अपनी जगह चीखते हैं, वो कहते हैं यार हम मुल्क की खिदमत कर रहे थे, हमें डिफेम कर दिया, अब बच्चे इनके साथ लग गए हैं, अब हमें ये कह रहे हैं कि जी अब वो अब हम जीरो से स्टार्ट कर लें। वो उधर नहीं मानते, वो आप जाके वो बूट को इज्जत दो पे आ गए, वोट को इज्जत दो से, और जो सेम पेज थे वो वोट को इज्जत दो बन गए। आई थिंक ये प्रॉब्ली पहली कॉन्वर्सेशन है जिसमें एस्टैब्लिशमेंट का बहुत ज्यादा जिक्र हुआ। लास्टली जनरल आसिम के लिए अगर आप एक मैसेज दें, और लेट्स से वो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो वो क्या होगा? जनरल आसिम के लिए मेरा मैसेज ये है कि मेरी जो मंसूर अली खान के साथ पॉडकास्ट हुई है ना, वो देख लें। जितने सारे सवाल वो कर सकते थे उन्होंने किए हैं, और मैंने उन्हें जिस तरीके से ईमानदारी से कहना था वो कहा है। जहां पे मैंने 1-2 सवालात के ऊपर वेल लेफ्ट किया है, उसके पीछे रीजन ये है कि मेरा रिलीजन मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं किसी सहाफी के कहने पे उसके फैक्ट्स और फिगर्स जो कि साबित नहीं है किसी को चोर डाकू कहूं। उसकी वजह से बात पीडीए वाले लोग नाराज हुए कि जिनके सामने ये बात क्यों नहीं की, इसलिए कि भाई इस तरीके से नहीं होगा मामला कि मैं इस तरह कैटेगोरिकली किसी के बारे में कर दूं। तो सबसे पहले तो वो पॉडकास्ट देखें, वो देख चुके होंगे, क्योंकि आजकल तो मंसूर अली खान जो है उस स्टेटस के ऊपर आ चुके हैं, आपके सामने है। बाकी वो उनके जो नजरियात हैं वो कोई प्रो एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो डेमोक्रेटिक बंदे हैं, लेकिन ज़ाहिर है हालात वाक़यात ऐसे चल रहे हैं। बाकी जहां तक मामला है पीटीए के हवाले से, एक जनरल एडवाइस नहीं, मैं तो पीटीए के हवाले से बात करूंगा। अगर मैं पीटीए की पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज करता हूं, तो मैं जब उनके हक में बात करूंगा तो भाई नेम करूंगा कि जो 9 मई का इशू हुआ उसमें जितने लोग जियो फेंसिंग के अंदर पड़े हुए हैं, आज 1 साल से ज्यादा गुजर चुका है, उसमें कई बेगुनाह लोग भी हैं, उनके केसेस भी नहीं लग रहे। तो मेरे भाई आपने अल्लाह को जवाब दिया होना है इनके बारे में। जो मुजरिम है उन्हें सजा दे। मैं कहता हूं खान साहब अगर मुजरिम साबित होते हैं उन्हें भी सजा दे। हम नहीं कहेंगे कि ये उम्मत मुसलमान का लीडर है, हैंडसम है, तो इसे छोड़ दें, बिल्कुल सजा दें। लेकिन जो बेचारे आम गरीब लोग हैं, किसी ने मोर उठा लिया है, किसी ने कोई वहां से कुर्सी उठा लिया है, तो क्या इस्लाम में और पाकिस्तान के आइन में इसकी सजा ये है कि वो 1 साल तक जेल में रहे और कोई वकील उसका मुकदमा लड़ने के लिए तैयार ना हो और कोई अदलिया उसे जमानत देने के लिए तैयार ना हो? उन लोगों को फिल फॉर उनके केसेस चला के फारिग किया जाए जो बेगुनाह है। जो गुनाहगार है उन्हें भी सजा उतनी दी जाए जितनी उनकी बनती है। ये नहीं है कि आप अपना गुस्सा निकालने के लिए वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। अब हाफिज़ साहब को तो अरबी आती है, उन्हें पता है कि देखना किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस पे ना उभारे कि तुम इंसाफ का रास्ता छोड़ दो, इंसाफ करो, वही तकवे के करीब है, यही रविश होनी चाहिए। रहा पीटीआई, उनको भी मैं मैसेज दूंगा कि 9 मई का मसला पीटीआई से भी उनके लीडर से भी मिस हैंडल हुआ है। उनके बयान उनको हार्ट करेंगे, उन्होंने खुद माना है। पहले उन्होंने कहा कि ऐसा ही होना चाहिए था, बाद में उन्होंने कहा मैं कंडेम करता हूं। वो उनके गले फिट हुआ है, सीधी सी बात है। वो उनको केसेस का सामना करना है, और फिर ये कहना कि फौज ने खुद करवाया, ये बिल्कुल गलत है। हमें नजर आ रहा है वो कौन लोग हैं। हाँ, ये हो सकता है कि होने दिया हो, रोका ना हो, इसमें मैं उनके साथ हूं। मैं कहता हूं रोका ना हो तब भी आपका ये काम नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स अगर जाके किसी इस तरह की जगह पे हमला करते हैं और मैं कल को ये कहूं कि वहां पे पुलिस क्यों नहीं थी, मेरे स्टूडेंट घुस के, नहीं, पुलिस होना ना होना अलग बात है। मैं मुजरिम हूं कि मैंने इस किस्म की ब्रीड तैयार की है, मैं उसे ऑन करूंगा और मेरे को स्टूडेंट्स की हरकत करता है, सजा मिलेगी। इस्लाम में इस तरीके से किसी की सजा नहीं माफ होती है, अलग बात है। तो दोनों तरफ से ऐसा मामला हुआ है। इस मामले में जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें छोड़ा जाए। रहे बाकी, मैं उनके लिए कोई सिफारिश नहीं करूंगा। मैं समझता हूं ये पाकिस्तान का 9/11 है। ये फौज ना भी कहे ना, ये वो बंदा कह रहा है जिसकी नौकरी फौज से फारिग हुई है, ठीक है, जिसे इस वक्त 11-12 FIRs का सामना है। उसके बावजूद मैं कहूंगा कि मेरे लिए इंस्टीट्यूशन के तौर पे फौज पहले नंबर पे, आज से मुनीर होंगे, कल को कोई और होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान की फौज इस लेवल पे आ जाए कि अवाम के दिल में ऐसी नफरत आए कि पाकिस्तान का हाल लीबिया वाला हो। और इस मामले में पहले नंबर पे फौज का काम है कि वो अपनी परसेप्शन को दुरुस्त करे और अपने पुराने गुनाहों से माफी मांगे पब्लिकली। नवाज शरीफ साहब ने तो हिम्मत करके माना कि मैं बेनजीर के साथ गलत करता रहा। इमरान खान साहब ने नहीं माना अभी तक, सवाए काजी फाइज ईसा के केस में, क्यों केस गलत बनाया था। बाकी केसेस को उन्होंने अभी तक खुद एडमिट नहीं किया। उनको भी करना होगा, और फौज को भी मानना होगा कि ज़ियाउल हक भी गलत करता रहा, मुशर्रफ भी गलत करता रहा, बाजवा साहब भी गलत करते रहे, फैज हमीद भी गलत करता रहा, और हमसे भी इस मामले में ज्यादती होगी। जब तक हम अपनी गलतियां नहीं मानेंगे हम आगे जा नहीं सकते। ये कहते हैं कि जी हम गलती अलहदगी में मानेंगे, पब्लिकली नहीं मानेंगे। चले, ये अगर हरकत करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स से, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता यार। पॉलिटिकल लीडर्स का काम है, उन्हें पुलिस गिरफ्तार करने आए, वो सामने आए, पेट्रोल बम ना फेंके, फिर तो हम जरदारी को दिलेर समझेंगे, हम तो नवाज शरीफ को और मरीम नवाज को दिलेर समझेंगे। आप छुपते फिर रहे हैं। मैंने उस वक्त कहा था खान साहब गिरफ्तारी दें, आप बड़े लीडर बनेंगे। देखिए कितनी बड़ी करामत हुई है, इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर वो बन गया जेल की वजह से, और इसी कसर मारे गए जो इस किस्म के इद्दत केस ने बना दी। तो वो एक अलग बात है, उनको ओवरऑल फायदा हुआ है। लेकिन
ये फायदा नेशन को तब होगा कि खान साहब निकल के वही हरकतें ना करें जो उन्होंने पहले की थी, वो चेंज्ड हों, वो सीखें, और मेरा ख्याल है बहुत कुछ सीखे होंगे इन गर्मियों में, बहुत ज्यादा सीखेंगे। और जो बाकी लीडर्स हैं, मरीम नवाज, नवाज शरीफ, अली अमीन गंडापुर, जरदारी वगैरह, लोग किस बंदे को इनके साथ मिला रहे हैं? he's running like वो रनिंग है, लेकिन वो आपको पता है वो क्या है। बाकी आप बिलावल भुट्टो की बात करें, जो पूरा political जब इमरान खान साहब का जिक्र हुआ फिर अली अमीन का तो जिक्र होना ही नहीं चाहिए। हाँ, वो इमरान खान साहब देखे कि वो उन्होंने किस किस्म का बंदा लगाया, बुजदार प्लस लगा दिया, ठीक है, मैं तो उसको बुजदार प्लस समझता हूं। अभी तक इन्होंने नहीं सीखा। बुजदार की जगह अगर चौधरी परवेज इलाही पंजाब का वजीर आला होता ना, नून लीग दोबारा इलेक्शन नहीं थी जी सकती यहां से, ठीक है, अगर इनको पता होता कि हमने पंजाब के साथ क्या करना है। तो अलग बात। अब आ जाए आप इस तरफ, जो आपने बात की मरीम नवाज, बिलावल भुट्टो, मैं समझता हूँ ये समझदार लोग हैं, इन्होंने जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे हैं, अपने घरों में देखे हैं और तकलीफें काटी हैं इन्होंने। इनको चाहिए कि ये वो कुछ ना करें जो कुछ इनके साथ इनके मुखालफिन ने किया था, और आगे चले, स्पेस दें। ये जो इस किस्म के कवानीन पास करना कि हम फलां पे आर्टिकल 6 लगाएंगे, फलां ये करेंगे, भाई जिस पे आर्टिकल 6 लगा के कोई रिजल्ट निकलना चाहिए था, जो इस कौम का बड़ा मुजरिम था परवेज मुशर्रफ, उसका तो आप कुछ नहीं कर सके, ठीक है। उल्टा जस्टिस वकार सेठ जिन्होंने एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट में जाना था, अगरचे उनकी डेथ कोरोना में हुई है, लेकिन हमें तो बस से आते हैं कि डेथ हुई है कि उनको मारा गया है, एक दलेर आदमी को, तो उस वक्त तो ये सारा कुछ हुआ। अब आप वो एपिसोड रिपीट ना करें, कल को बुरा वक्त आएगा इनके ऊपर भी। ये दुनिया में मुकाफाते अमल है और पाकिस्तान में बड़ी जल्दी हो जाता है। मैं नहीं समझता, खान साहब ने कभी सोचा था, ये निजी महफिलों में कहते थे मेरे अलावा फौज के पास चॉइस ही कोई नहीं है, मुझसे तो कोई हैंडसम नहीं है, फौज ने जितनी बिगाड़ ली है नून लीग के साथ दोबारा दोस्ती करेगी। उनको जनाब इमरान खान प्लस मिल गया शहबाज शरीफ की शक्ल में, और मैं बताऊं शहबाज शरीफ के होते हुए इमरान खान की उन्हें जरूरत भी नहीं है। अगर शहबाज शरीफ उस वक्त भी मिल जाता ना 2018 में उनको, तो इमरान खान ने वज़ीर आज़म भी नहीं होना था। और मैं आपको ये इंटरनल बात बता रहा हूं, सिर्फ ये इसको आपने मेरी परसेप्शन नहीं समझना, ये खबर भी है और ये रियलिटी है। अगले 10 साल का पाकिस्तान कैसे देख रहे हैं आप? बस दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आसानी फरमाए। कोई होप है आपको लगता है? मुझे तो 500 साल तक कोई होप नहीं है। तो लोग छोड़ के चले जाएं? उसकी वजह पता क्या है? देखें, इमरान खान साहब की मोहब्बत में जितना लोग गिरफ्तार हैं, हर साल लाखों लोग 18 साल को क्रॉस कर रहे हैं। ये सारी की सारी ब्रीड तो खान साहब को एडलाइज करती है, क्योंकि इन्होंने तो 90s का जमाना नहीं देखा हुआ, वरना इनको पता होता कि उस वक्त कौन बी टीम थी, बाद में कौन बी टीम बना। तो ये वक्त जूझू गुजर रहा है। अगर खान साहब जिंदा रहे और वो जेल से बाहर आ गए, तो फिर इस मुल्क में स्टेबिलिटी वाली कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी, सीधी सी बात है। और ये फौज को पता है, इसलिए वो अंदर है। ता वक्त है कि उनकी कोई गारंटी दे, उनकी गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता, हकीकत बात है, क्योंकि उनकी जिंदगी यूटर्न से इबारत है, वो किसी एक बात पर भी कायम नहीं रहते। इसीलिए हमें उनकी मजलूमियत तो नजर आती है, फौज की भी मजबूरी देखें। वो भी कहते हैं कि भाई इसको बाहर निकालें तो फिर आपको पता क्या करेगा, बाहर के मुल्क भेज दें तो क्या करेगा, ये अंदर बैठ के ये कुछ हो रहा है तो बाहर आगे क्या करेगा। इसके लिए भाई फिर काबे की छत पे खड़ा होना पड़ेगा इमरान खान को भी, नवाज शरीफ को भी, और चीफ जस्टिस को भी, और आर्मी चीफ को भी, और पब्लिकली अपने गुनाहों की माफी मांगनी होगी कि किसने कहां क्या क्या गलत किया, और गारंटी देनी होगी कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे, फिर कोई आगे मामला चल सकता है। अदरवाइज तो मुझे तो नजर आ रहा है कि मामला कोई ज्यादा बेहतरी की तरफ इतनी आसानी से नहीं आएंगे। अगरचे इस वक्त कोशिश हो रही है, लेकिन इसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। मैं इस वक्त मुल्क को, यानी एक पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन हो रही है, इसको अगर साइड पे रखें ना, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बजट वाली जो मिसहैंडलिंग हुई है, वो एक मजबूरी वाला मामला IMF का, और ये शुरू कहां से हुआ, वो खान साहब तो बीच में से निकल ही गए जिन्होंने कर्जा लिया हुआ था। तो ओवरऑल ये लोग अपना जोर लगा रहे हैं कि इसे बेहतरी की तरफ लेके जाए। प्रैक्टिकली मेरे पास जो एक इंडिकेटर है डॉलर का 278 पे आना 325 से, और पिछले 6 महीने में स्टेबल होना, ये तो पॉजिटिव साइन है, ठीक है। उम्मीद है कि बेहतरी की तरफ आएगा, लेकिन अगर आप 10 साल के नहीं, 10 नहीं, 10 साल चाहिए, क्योंकि हमारे मेंटल मॉडल्स बदल चुके हैं। लेकिन जो आम बंदा है वो तो फिर बड़ा डिसअपॉइंट हो गया। तो उसको हमने सोल्यूशन बताया ना कि बाहर के मुल्कों में जाए, इस मुल्क को रेमिटेंस भेजे। आज भी ये मुल्क चैरिटी पे रेमिटेंस पे चल रहा है, हम तो ये कह रहे हैं करें। लोग कहते हैं ये ब्रेन ट्रेन कर रहा है, और नहीं, अल्लाह के बंदो, खुदकुशी करवानी है अपने बच्चों को, बाहर जाओ, रेमिटेंस भेजो। यहाँ पे एक बच्चा घर से बाहर गया, पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, ये मुल्क चल रहा है इसके ऊपर है। आज रेमिटेंस बंद हो जाए ना, ये मुल्क बिल्कुल। तो मैं ये जो लोगों को कह रहा हूं कि जिनके पास पैसे हैं बाहर के मुल्कों में निकले, और यहाँ पे जिनके माँ बाप का कारोबार है और बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो ये परवाह ना करें कि मेरे पास ये डिग्री है। अगर गोलगप्पे की दुकान चल रही है आपके वालिद की, मेरे भाई हजारों नौकरियां हैं गोलगप्पे की रेडी के ऊपर कुर्बान, जो आपको रिस्क हलाल दे रहा है और घर बैठ के दे रहा है, आप वो रेडी पे खड़े हो, ठीक है। अच्छे लिबास पहन के, अच्छी कुर्सियां लगा के लोगों ने साबित किया, देखें छोटे लेवल से उठ के कितने कारोबार है। आप उर्दू पॉइंट के ऊपर कई इस किस्म के लोग हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मजीद इस तरह के शॉर्ट क्लिप्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें